टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ टाटा परिवार का विवाद चल रहा है। कारण एयर इंडिया और टाटा डिजिटल जैसी कंपनियां भारी घाटे में डूब रही हैं। टाटा सन्स का मुनाफा घट रहा है। दूसरी ओर चंद्रशेखरन ने अपना वेतन 15% बढ़ाकर 156 करोड़ रुपए कर लिया है। जब कंपनियां घाटे में हैं तो चेयरमैन का वेतन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसी को लेकर विवाद है। अब एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया है कि वो टाटा सन्स में तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे और फरवरी 2027 में पद छोड़ देंगे। इसके बाद न्यूल टाटा सन्स की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। जब भी कोई टाटा परिवार से अलग टाटा सन्स का चेयरमैन बना है तो विवाद खड़ा हुआ ही है, चाहे वो साइरस मिस्त्री के साथ विवाद हो या फिर एन चंद्रशेखरन के साथ। इन विवादों के पीछे कारण क्या रहा, कैसे टाटा समूह देश की बाकी कारोबारी समूहों से अलग है, टाटा समूह की शुरुआत कैसे हुई, इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज कहानी टाटा की। साल 1839 गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। नाम रखा जाता है जमशेदजी टाटा। जब इनकी उम्र करीब 18 साल थी तब देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति चल रही थी। 1857 की इस क्रांति को अंग्रेज़ों ने बर्बर तरीके से कुचल दिया। अब भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। ऐसे माहौल में किसी भारतीय के लिए बड़ा कारोबार खड़ा करना आसान नहीं था, लेकिन जमशेदजी टाटा को इसकी परवाह नहीं थी। साल 1868 जब जमशेदजी की आयु 29 साल थी तब उन्होंने महज 21,000 रुपये लेकर अपनी खुद की एक निजी ट्रेडिंग फर्म शुरू कर दी। एक साल के भीतर उन्होंने एक दिवालिया हो चुकी तेल मिल खरीदी और उसे कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। इस तरीके से टाटा की कहानी आगे बढ़ती है। करीब 2 साल बाद उन्होंने इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे पर बेच दिया। इसी बिकवाली से मिले पैसों से जमशेदजी ने अपना अगला कदम उठाया नागपुर में कॉटन मिल लगाने का। मुंबई की जगह नागपुर को चुनने के फैसले को लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना करी, लेकिन जमशेदजी की गणना सीधी थी। नागपुर के आसपास कपास की भारी मात्रा में कपास उगता था। वहाँ रेलवे जंक्शन नज़दीक था और पानी कोयले की भी भरपूर सप्लाई थी, यानी कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा तीनों एक जगह मिल रहे थे। यही मिल टाटा समूह की पहली असली बड़ी औद्योगिक कंपनी मानी जाती है। इसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर में ब्रिटिश दबदबे को चुनौती देना भी था। इस तरीके से कहानी शुरू हुई थी जमशेदजी टाटा की। जमशेदजी के बाद विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके बेटे दोराबजी टाटा के कंधों पर आई, जिन्होंने बाद में टाटा स्टील की स्थापना की। इसके बाद नोराजी सक्ततवाला टाटा के चेयरमैन बने। नोराजी की अचानक मृत्यु के बाद साल 1938 में जहांगीर रतन जी टाटा, दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा को नया चेयरमैन बनाया गया। इस समय JRD की उम्र 34 साल थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये नौजवान अगले 53 साल तक यानी 1991 तक इस कुर्सी पर बैठेगा। जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली तब ग्रुप के पास सिर्फ 14 कंपनियां थी और 1988 आते आते ये संख्या बढ़कर 95 हो चुकी थी। 1939 में टाटा केमिकल्स, 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, जिसे बाद में हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, और 1954 में वोल्टास, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, जो आगे चलकर पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी कमाई वाली कंपनी बनती है। इसे कारोबार ही नहीं, JRD ने भारत में मजदूरों के लिए 8 घंटे के काम, मुनाफे में हिस्सेदारी और पेंशन जैसी सुविधाएं शुरू करने में भी भूमिका निभाई थी। 1991 में उन्होंने अपने भतीजे रतन टाटा को कमान सौंप दी। टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के चेयरमैन का पद हमेशा से टाटा परिवार के पास ही रहा, लेकिन 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन बना दिया गया। जब भी टाटा की किसी कंपनी की बात होती है तो कई टर्म्स आते हैं: टाटा सन्स, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स मूल होल्डिंग कंपनी है जिसके नीचे टाटा और तमाम कंपनियां आती हैं, चाहे वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो या ना हो। टाटा सन्स सब पर मालिकाना हक रखती है। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप कोई अलग कंपनी
इकाई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इन सारी कंपनियों को एक साथ बुलाने का सामूहिक नाम है। तो जब भी कोई कहता है कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसका मतलब है कि वो कंपनी टाटा सन्स के नियंत्रण में आती है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट और शापोरजी पालनजी ग्रुप यानी मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स की मालिक है, लेकिन ये कोई कारोबारी इकाई नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट का एक समूह है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कला संस्कृति जैसे कामों में पैसा लगाता है। कहानी पर वापस लौटते हैं। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पहले ऐसे चेयरमैन बने जो टाटा परिवार से नहीं आते थे। हालांकि साइरस मिस्त्री का कार्यकाल सिर्फ 4 साल तक चला। अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में वोटिंग के जरिए साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री शापूरजी पोलंजी ग्रुप से आते थे और टाटा सन्स में सबसे बड़ी सिंगल प्राइवेट हिस्सेदारी रखने वाला परिवार था। इसलिए उन्होंने चेयरमैन पद से हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने टाटा ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयर होल्डरों को एक लंबी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें हटाने का कोई ठोस लिखित कारण नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा ग्रुप किसी एक व्यक्ति की निजी जागीर नहीं है, न ट्रस्ट की, न टाटा सन्स के डायरेक्टरों की, बल्कि हर शेयर होल्डर की साझा विरासत है टाटा समूह। ये साइरस मिस्त्री का कहना था। इसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई वो भारत के कॉरपोरेट इतिहास की सबसे लंबी और सबसे सार्वजनिक लड़ाइयों में से एक बन गई। टाटा सन्स ने मिस्त्री को अलग अलग ग्रुप कंपनियों के बोर्ड से हटाने के लिए एक के बाद एक बैठक बुलानी शुरू कर दी। साइरस मिस्त्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस दायर किया और ये मामला बरसों तक अदालत में चलता रहा। इस बीच साल 2017 में टाटा सन्स का नया चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बना दिया गया। ये भी टाटा परिवार से बाहर से आते थे। दूसरी ओर साइरस मिस्त्री की कानूनी लड़ाई जारी रही। साल 2022 में एक सड़क दुर्घटना में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, जिससे ये मामला हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। साइरस मिस्त्री को हटाने के पीछे टाटा सन्स का टाटा ट्रस्ट का हाथ था। टाटा ट्रस्ट का मानना था कि साइरस मिस्त्री टाटा के उस पुराने एजेंडे से भटक गए थे जिसे अर्निंग टू गिव कहा जाता है, यानी कमाओ इसलिए ताकि समाज को वापस दे सको। ट्रस्ट का कहना था कि मिस्त्री का कामकाज का तरीका टाटा की परंपरा और मूल्यों से मेल नहीं खा रहा था। यही तो है जो टाटा परिवार को बाकी कारोबारियों से अलग बनाता है। अडानी, अंबानी जैसे परिवार जिन्होंने कुछ दशक पहले ही कारोबार शुरू किया, उनकी गिनती दुनिया के टॉप अमीर आदमियों में होती है। टाटा ग्रुप 1.5 सदी से ज़्यादा पुराना है, दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में फैला है। टीसीएस से लेकर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स तक दर्जनों बड़ी कंपनियां चलाता है। फिर भी टाटा परिवार का कोई सदस्य ना तो दुनिया के बल्कि भारत के भी टॉप 10 अमीरों की सूची में नज़र नहीं आएगा। खुद रतन टाटा, जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य को दशकों तक संभाला, कभी फोर्ब्स की अमीरों की सूची में शामिल नहीं हुए। इसकी वजह है टाटा सन्स की करीब 66% हिस्सेदारी टाटा परिवार के पास नहीं, बल्कि टाटा ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट का पैसा कानूनी चैरिटी में ही जा सकता है, किसी व्यक्ति की जेब में नहीं। यानी टाटा ग्रुप जितना भी मुनाफा कमाता है उसका बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कामों में लौट जाता है, ना कि किसी टाटा परिवार के सदस्य की निजी बैंक बैलेंस में या उसकी जेब में। जबकि अडानी और अंबानी के मामले में कंपनी और परिवार की दौलत लगभग एक ही है। इन कंपनियों में परिवार की सीधी और बड़ी हिस्सेदारी होती है। तो कंपनी जितनी बढ़ती है, परिवार की निजी संपत्ति भी उसी रफ्तार से बढ़ती जाती है। तो टाटा की कहानी सिर्फ एक कारोबारी परिवार की कहानी नहीं है, ये उस मॉडल की कहानी है जिसमें कंपनी का मालिक होना और कंपनी के मुनाफे का मालिक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यही वजह है कि टाटा सन्स के चेयरमैन की कुर्सी पर जब भी टाटा परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आता है, वो सवाल सिर्फ बिजनेस के फैसलों का नहीं रहता, सवाल ये भी बन जाता है कि टाटा की पुरानी विरासत और नए कारोबारी मॉडल के बीच संतुलन कौन बनाएगा।
साइरस मिस्त्री के साथ विवाद हो या अब एन चंद्रशेखरन को लेकर उठ रहे सवाल। असली टकराव शायद इसी बात का है कि टाटा समूह को आगे कैसे चलाया जाए, एक सामान्य कॉरपोरेट की तरह जहां सबसे बड़ा लक्ष्य मुनाफा हो, या उस मॉडल के साथ जिसमें मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस लौटाना भी टाटा की पहचान का हिस्सा है। ये थी टाटा परिवार की कहानी। आज इतना ही। नमस्कार।